हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई परीक्षा 2021 के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुकी हैं, जिन्हें आप लोग लाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में टॉप मोस्ट 40 MCQ क्वेश्चन हिंदी के रखे गए हैं, जो इतने महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। एट टीज आपको यही प्रश्न यूपीएसआई में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब की ही बार में हमें यूपीएसआई पार करना है, यानी बार बार हमें परीक्षा नहीं देना। ऐसा पढ़ें कि एक ही बार में आपका यूपीएसआई निकल जाए। तो हम उसी दृष्टि से आपको वैसे ही प्रश्न ला रहे हैं जैसे कि यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ और ईमानदारी पूर्वक आप लोग पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये अवश्य बताइएगा कि आज आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 31 प्लस अगर सही कर लेते हैं तो अब की आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 31 प्लस। तो आप लोग ध्यान के साथ क्लास को देखते चलिएगा। तो हम चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूपीएसआई में। जिससे जो पहला क्वेश्चन है उसे आप देखिएगा। आपको एक निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। आप लोग इसको मेरे साथ ध्यान से पढ़ते चलिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। गद्य निर्देश कहा गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए संभावित उत्तरों में से चिन्हित कीजिए। तो हमारे साथ आप लोग गद्यांश पढ़ते चलिएगा। कहा गया है कि जिस देश के निवासी अपने देश के कल्याण में अपना कल्याण, देश के अभ्युदय में अपना अभ्युदय, देश के कष्टों में अपने कष्ट और देश की समृद्धि में अपनी सुख समृद्धि समझते हैं, वह देश उत्तरोत्तर उन्नतशील होता है। अन्य देशों के सामने गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है। देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए देशवासियों का देशभक्त होना नितांत आवश्यक है। जिस देश में बालक, वृद्ध, नारियों और युवक अपने राष्ट्र के बलिदेवी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। तो अब आपको जो प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो आप लोग बताइए कि आपने जो अभी गद्यांश पढ़ा उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही इसका उपयुक्त शीर्षक बनेगा। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की, किस पर निर्भर करती है। अब आप लोग बताइएगा कि किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की। अब आगे आपको बताना है। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या देश शक्ति पर, किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की देश शक्ति पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे गद्यांश का भावार्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा उसका उपयुक्त भावार्थ क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि पूरे गद्यांश का भावार्थ क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरा ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। और अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या देश के बलिदेवी पर अपने को न्यौछावर करने को तत्पर नागरिक की उसे समृद्धि और शक्तिशाली बना सकते हैं, तो आपकी आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक, अब आगे आपको बताना है क्या देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक कैसे होने चाहिए। अब आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएसआई में हिंदी के। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी ईमानदारी पूर्वक क्लास को देखिएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या स्वार्थ रहित हो, देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक स्वार्थहीन हो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए।
अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश का आशय है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश का आशय है। तो आप लोग रेखांकित अंश देखिएगा, यहाँ पर शायद दिया हो, हाँ रेखांकित अंश आपको ये दिया गया है क्या, जिस देश में बालक वृद्ध नारियों और युवक अपने राष्ट्र की बलि देवी पर अपने स्वार्थों को चढ़ाकर उस पर तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, वही देश शक्तिशाली होता है। तो आपको जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसका आपसे अर्थ पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा कि रेखांकित अंश का आशय है। तो आप लोग आंसर बताएं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थों की बलि देने को तैयार हूँ, यही इसका रेखांकित शब्द का आशय होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अब आपको बताना है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, जो भुवन है, क्या जो भुवन है वह घर का पर्यायवाची नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची, आपसे जो पार्थ है उसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि पार्थ किसे कहा जाता है, आप लोग ये बताइएगा आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो पार्थ है वह अर्जुन का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो आपको निर्देश दिया गया है ये प्रश्न नंबर 8 और 9 के लिए दिया गया है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 8 पढ़िएगा। तामसी, तामसी का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि तामसी का विलोम क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या सात्विक, जो तामसी है उसका विलोम सात्विक होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आप लोग प्रश्न नंबर 9 पढ़िएगा। दुष्प्रवृत्ति, क्या दुष्प्रवृत्ति का विलोम आपसे पूछा गया है कि जो दुष्प्रवृत्ति है उसका विलोम क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या सदवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति का जो विलोम होगा वह सदवृत्ति होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू ने किस भाषा में, क्या स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। तो आप लोग बताइए कि स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है ये हिंदी का। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है। तो आप लोग बताइए कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो रामचरितमानस है उसी में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न कि व्यंजन कितने होते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या 33 व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आप लोग बताइए कि जो तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग बताइएगा कि तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो तीनों सा और हा हैं वो संघर्षी व्यंजन है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको विशेषण को बताना है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, निपट, जो निपट है वह एक विशेषण शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त क्रिया किससे कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त क्रिया किससे कहते हैं। अब आप लोग ऑप्शन पढ़ के धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक आंसर बताइएगा कि संयुक्त क्रिया किससे कहते हैं। तो अगर आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, क्या जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली
क्रमशः पहचानिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या बघेली जो बोली है वो सबसे कम उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और अवधी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते देखते अगला प्रश्न। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो आप लोग अपना आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या अच्युत, जो कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो अच्युत होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी? आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो आप लोग अपना आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या अब्ज, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अब्ज का अनेकार्थी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग बताइए कि अनुपम का पर्यायवाची कौन सा है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या अद्वितीय, जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है वह अद्वितीय है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते देखते अगला प्रश्न। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो आप लोग बताइए कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, निश्चेष्ट, जो निश्चेष्ट लिखा है उसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है धोबिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप धैर्यपूर्वक पढ़िएगा और फिर आंसर बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो ऑप्शन नंबर डी में समुज्ज्वल है वह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, उसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप क्या है, तो आप लोग बताइए कि शुद्ध रूप क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी में जो प्रतिस्पर्धा लिखा है या बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। अंगीठी का तत्सम शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है जो अंगीठी है, अंगीठी का तत्सम शब्द है, आप लोग बताइए कि अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या अंगिष्ठिका, जो अंगिष्ठिका है वह अंगीठी का तत्सम शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या जो सूरज है वह तद्भव शब्द है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो बताइए कि जिसके शब्दों पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या मर्माहत, क्या मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द है मर्माहत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो आप लोग बताइए कि जिसे अपने पद से हटा दिया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या पदच्युत,
जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द होगा पदच्युत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे किसी वस्तु जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो, तो आप लोग बताइए कि जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो आप लोग बताइएगा कि जिसे किसी शब्द की स्पर्शा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया है नी स्पर्शा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है क्या है, आप लोग बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका जो अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में यूपीएसआई में, तो आप लोग धैर्य के साथ बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होगा अवसर का लाभ उठाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श आदर्श शत्रु अर्थ के रूप में उपयुक्त मुहावरा है, तो आप लोग बताइए कि आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप मुहावरा है क्या है, आप लोग बताइए आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या आस्तीन का सांप होना आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फिर से हम निर्देश दिया गया है प्रश्न नंबर 32 और 33 के लिए, उसे पढ़िए फिर आंसर बताइएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर सही छंद का चयन करें, तो आप लोग पढ़िएगा। राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महा भाग जागे आवे, तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा। क्या राम राजान की राज आए यहाँ, धाम तेरे महा भाग जागे अबे, तो आप लोग इसे पढ़ के फिर आंसर बताइएगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी क्या इसमें सवैया छंद है, क्या सवैया छंद है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका, बढ़वे कोक करिकानी, केशव सब निबाही, इसमें कौन सा छंद है, आप लोग फिर से पढ़िएगा फिर आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा छंद है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या रूप धनासरी, क्या रूप धनसरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, इसमें जो रूप धनसरी छंद है उसका प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से आपको निर्देश दिया गया है निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर रस का चयन कीजिए, आपसे पूछा गया है कि आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 34 के लिए दिया गया है क्या अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी, तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा फिर इसमें बताइएगा कि कौन सा रस है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या वियोग श्रृंगार रस, इसमें जो है वो वियोग श्रृंगार रस है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको निर्देश दिया गया है निम्नलिखित, जो प्रश्न नंबर 35 और 36 के लिए है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से उत्तर दीजिए। तो मिट्टी और फूल आपको बताना है ये किसकी रचना है, मिट्टी और फूल ये किसकी रचना है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या नरेंद्र शर्मा, जो नरेंद्र शर्मा है उन्हीं की रचना है मिट्टी और फूल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास किसका है, आपसे पूछा जा रहा है जो मृगनयनी है वह उपन्यास किसका है, अब आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या वृंदावनलाल वर्मा की जो मृगनयनी हुआ उपन्यास है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, आप लोग बताइएगा कि रसों में सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्या श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश शुद्ध है? आप लोग पहले ध्यानपूर्वक वाक्यांश को पढ़िए, फिर बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द है यानी शुद्ध है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, क्या पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपसे फिर से पूछा जा रहा है। अब आप लोग फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बताइएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या बातें करते करते हमें रात बिता दी, क्या बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न, फिर से आपको निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य कि जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर देना है। तो आप लोग पढ़िएगा। धरती के अंचल में बहने वाली नदी, यह पार्ट ए है, निरंतर प्रवाहित हो रही। पार्ट बी है, सतत आगे बढ़ रही है। पार्ट सी है, या कोई त्रुटि नहीं। तो अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं, क्या इसका जो पार्ट सी है, सतत आगे बढ़ रही है, इसमें त्रुटि है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब आप लोग ये बताइए कि आज आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए? क्या आपके 31+ प्रश्न सही हुए या नहीं हुए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।